नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद गिरी आप लोग का BNITI के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आप लोग की जो इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही थी उसमें मैंने आप लोग को अल्टरनेटर के बारे में, 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में, वाइंडिंग के बारे में पढ़ा दिया है। उसको आप लोग क्या करिए, क्लासेस को रेगुलर देखते रहिए और उसको एक नोट्स बनाकर आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। आज हम आप लोग को सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ाने वाले हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है, एकल कलीय प्रेरण मोटर क्या होती है। तो सारे लोग चैप्टर का नाम डाल लीजिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। उसके बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है, ठीक है ना। अगर हम हिंदी में बोलें तो इसको हम क्या बोलते हैं, एकल कलीय प्रेरण मोटर, ठीक है। क्या बोलते हैं, एकल कलीय प्रेरण मोटर, ठीक। एकल कलीय प्रेरण मोटर, ठीक। एकल कलीय प्रेरण मोटर, ठीक। एकल कलीय प्रेरण मोटर, एकल कलीय प्रेरण मोटर। चैप्टर का नाम सब लोग डाल लीजिए, एकल कलीय प्रेरण मोटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। देखो, अगर हम बात करें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की, तो देखो इसमें क्या है, जब हम देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक फेज होते हैं तो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ठीक है ना। घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र कब बनेगा, जब 2 या 2 से अधिक फेज हो गए। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र कब बनेगा, जब 2 या 2 से अधिक फेज होते हैं तो क्या होता है, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र द्वारा मोटर क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है। जब घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो वह मोटर क्या होगी, सेल्फ स्टार्ट होगी, ठीक है ना। वह मोटर क्या होगी, सेल्फ स्टार्ट होगी। लेकिन जो आपकी सिंगल फेज मोटर है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है ना। जिस मोटर के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं वह क्या है, आपकी सिंगल फेज मोटर है, एकल कलीय प्रेरण मोटर है। तो जो एकल कलीय प्रेरण मोटर होती है वह सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, मतलब स्वयं से प्रारंभ नहीं होती है, उसको किसी एक्साइटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यदि कोई मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है तो प्रारंभ में उसे हम क्या करते हैं, घूमने वाला बल प्रदान करना होता है, ठीक है ना। जब मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी तो उसको हम क्या करते हैं, घूमने वाला बल प्रदान करते हैं, ठीक है ना। और एक फेज को 2 भागों में विभक्त करके, एक फेज को जो होता है 2 भागों में विभक्त करके सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है, ठीक है ना। देखो, अगर जो सिंगल फेज मोटर है उसको हमको सेल्फ स्टार्ट बनाना है तो जो हमारा सिंगल फेज है उसी को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। उसी को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सिंगल फेज मोटर भी क्या हो जाएगी, सेल्फ स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और एकल फेज मोटर को स्वचालित बनाने के लिए इसकी स्टार्टिंग एवं रनिंग विधियां निम्न प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी सिंगल फेज मोटर है उसको हमको सेल्फ स्टार्ट बनाना है
तो जो इसमें दो वाइंडिंग होती है, एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, दूसरी होती है हमारी रनिंग वाइंडिंग। तो उसका हम किस प्रकार से यूज करते हैं, कैसे कनेक्शन करते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी आप लोग ये जो चैप्टर का नाम है सिंगल फेज मोटर, इसको आप लोग चैप्टर का नाम डाल लीजिए और ये सारे पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। उसके बारे में उसके आगे हम आपको फिर बताएंगे कि कैसे आपको स्टार्टिंग और रनिंग विधियां अपनानी है। आगे देखते हैं क्या चीज़ है, इसको फिलहाल आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है ना। देखो अगर हम बात करें इसकी स्टार्टिंग एवं रनिंग विधियां निम्न प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। पहला क्या है आपकी फेज स्प्लिटिंग विधि है, दूसरा कैपेसिटर के प्रयोग द्वारा है, तीसरा क्या है शेडिंग पोल विधि द्वारा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, सबसे पहले फेज स्प्लिट इंडक्शन मोटर, ठीक है ना। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, फेज विभक्त प्रेरण मोटर, ठीक है ना। फेज विभक्त प्रेरण मोटर, ठीक है ना। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, फेज विभक्त प्रेरण मोटर, इसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे। फेज विभक्त प्रेरण मोटर, ठीक। फेज विभक्त प्रेरण मोटर, ये कैसे हो गया, फेज विभक्त प्रेरण मोटर, ठीक। फेज विभक्त प्रेरण मोटर,
थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, सही हो गया। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, फेज विभक्त प्रेरण मोटर आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। इसके बारे में अभी आपको बताएंगे क्या होता है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है। देखो, फेज विभक्त करने पर, फेज विभक्त का मतलब होता है जो आपका फेज है उसी को क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया। जैसे एक अगर फेज है तो उसको हम डिवाइड करके कितना बना दिए हैं, 2 बना दिए हैं, ठीक है ना। फेज विभक्त करने पर दोनों फेजों के बीच 90 डिग्री का फेज अंतराल होना चाहिए, ठीक है ना। जब आप लोग फेज को डिवाइड करोगे तो दोनों फेज को के बीच जो गैपिंग होगी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री की गैपिंग होनी चाहिए, 90 डिग्री का फेज अंतराल होना चाहिए। इसमें 2 वाइंडिंग होती है, एक होता है रनिंग वाइंडिंग जो आपकी मेन वाइंडिंग होती है, तथा दूसरी होती है आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग जिसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी वाइंडिंग या सहायक वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो फेज विभक्त जो आपकी प्रेरण मोटर है उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो आपका सिंगल फेज है उसी को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं 2 भागों में, और दोनों भागों के बीच की जो अंतराल है, जो गैपिंग है वह कितना है, 90 डिग्री होता है। इसमें आपकी 2 वाइंडिंग होती है, एक होता है रनिंग वाइंडिंग और दूसरी क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है। जो आपकी रनिंग वाइंडिंग है वही मेन वाइंडिंग है, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो क्या है, सहायक वाइंडिंग है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ठीक है ना। फिर इसमें कैसा रोटर हम प्रयोग करेंगे, इसमें स्क्वायरल केज प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है। कैसा रोटर प्रयोग करते हैं, इसमें स्क्वायरल केज रोटर का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं इसका फिगर कैसा है, उसको आप लोग लिख लीजिएगा वो सारे पॉइंट वीडियो को रोक करके। देखो, ये आपकी क्या है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है, फेज विभक्त प्रेरण मोटर है। ये आपकी क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये वाली, और ये क्या है, रनिंग वाइंडिंग है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है, अपकेंद्रीय स्विच लगा हुआ है। अगर हम पहले नोट 1 की बात करें तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में पतला तार जिसका प्रतिरोध क्या होगा, उच्च होगा, खांचों की गहराई कम और इंडक्टेंस निम्न होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग जो आपकी है उसकी विशेषता इन्होंने बताया कि जो आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसमें हम कैसा तार यूज करते हैं, पतला तार यूज करते हैं। जो पतला तार होता है उसका प्रतिरोध उच्च होता है, और जो खांचे इसमें होंगे उसकी गहराई कम होगी, जिससे क्या होगा, उसका इंडक्टेंस निम्न होता है। अगर हम बात करें रनिंग वाइंडिंग की, तो रनिंग वाइंडिंग में मोटा तार होता है, प्रतिरोध का मान कम होता है, खांचों की गहराई अधिक होती है, जिससे इंडक्टेंस आपका क्या होगा, उच्च होगा, ठीक है ना। इंडक्टेंस क्या होगा आपका, उच्च होगा, ठीक है ना। फिर हाल इतना आप लोग लिख लीजिए, ये फिगर आप लोग बना लीजिए, जो आगे के पॉइंट है उसको भी आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आपको आगे इसके बारे में बताते हैं, ठीक है ना। फिगर आप लोग बना लीजिए इसका।
फिगर आई थिंक आप लोग का बन गया होगा। आगे देखते हैं क्या चीज़ है इसमें। इसका देखो यहाँ पे फेजर डायग्राम बनाया गया है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे हमने क्या लिया है, वोल्टेज लिया है और यहाँ पे करंट लिया है। फिर ये जो है आपकी रिजल्टेंट करंट बनी हुई है, ठीक है ना। अगर हम बात करें इंडक्टर के केस में तो धारा क्या होती है, वोल्टेज से लैग करती है। आप लोग को हम एसी थ्योरी में पढ़ाए रहे होंगे, ठीक है। थीटा 1 आपका 10 डिग्री से 15 डिग्री होता है, थीटा 2 40 डिग्री से 50 डिग्री है। और फिलहाल अगर इसको आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको समझना जरूरी है। आई एस क्या है, आपकी स्टार्टिंग करंट है। आई आर क्या है, रनिंग करंट है, ठीक है ना। अभी मैंने आपको एक जब फिगर बना हुआ था, एक स्विच बनाया था, वहां पे क्या था आपका, वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच था, आप केंद्रीय स्विच था, ठीक है। इसके बारे में आपको अभी बताएंगे कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच आखिरकार क्या होती है, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होती है। यह स्विच सदैव स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, आप केंद्रीय स्विच है, जो वो कहाँ पे जुड़ी होती है, जो आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसी के साथ श्रेणी क्रम में हम इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है ना। जब मोटर अपनी पूर्ण गति का 75% से 80% प्राप्त कर लेती है तो यह स्विच क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। इसके बाद मोटर केवल रनिंग वाइंडिंग पर कार्य करती है, ठीक है ना। देखो, जब मोटर स्टार्ट होती है, चलना स्टार्ट हो जाती है, अपनी गति के लगभग 75 से 80% गति तक यह पहुंच जाती है, तो क्या होगी, आपका जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाता है, खुल जाता है। जिससे क्या होगी, जो आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है वह भी डिस्कनेक्ट हो जाती है। फिर उसके बाद जो आपकी मोटर है किस पे चलती है, केवल स्टार्टिंग वाइंडिंग पे चलती है, ठीक है ना। यही काम है इसका सेंट्रीफ्यूगल स्विच का। जब मोटर 75 से 80% की गति प्राप्त कर लेगी तब जो आपकी सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, आप केंद्रीय स्विच है, यह क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। जिससे क्या होगा, आपका जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वह भी डिस्कनेक्ट हो जाती है। फिर मोटर में क्या केवल बचती है, रनिंग वाइंडिंग बचती है। उसी रनिंग वाइंडिंग से आपकी मोटर क्या रहती है, चलती रहती है, ठीक है ना। स्टार्टिंग टार्क तथा रनिंग टार्क लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग फिलहाल लिख लीजिए, फिर उसके बाद आगे हम बताएंगे क्या कैसा है। इसको लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है कई बार आपके एग्जाम में पूछता है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम होता क्या है। आप केंद्रीय स्विच क्या करती है, जब आपका 75 से 80% की गति मोटर प्राप्त कर लेगी तो ये क्या होती है, ऑफ हो जाती है। जिससे क्या होगा, आपकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वह भी डिसकनेक्ट हो जाती है, ठीक है। फिर आपकी मोटर केवल किस वाइंडिंग पे चलती है, केवल रनिंग वाइंडिंग पे चलती है। इसमें आगे लिखिए आप लोग,
नोट करके लिख लीजिए। यह मोटर 0.5 हार्स पावर तक की होती है, ठीक है ना। कितनी है इसकी पावर, कितने कितने हार्स पावर की है, आधा, 0.5 हार्स पावर तक की होती है। इसका पावर फैक्टर 0.3 से 0.4 होता है। इसे रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। इसका उपयोग छोटे पंखों में, वुडन वर्किंग मशीनों में, बफिंग मशीनों में किया जाता है, ठीक है ना। इसको आप लोग लिख लीजिए, ये भी 4 पॉइंट लिख लीजिए, फिर इसके आगे आप लोग को हम बताते हैं। फिर उसके बाद आप लोग हेडिंग डाल दीजिए कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, ठीक है ना। हेडिंग आप लोग डाल दीजिए कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। तो कैपेसिटर इंडक्शन मोटर क्या होती है इसके बारे में बताएंगे। देखो, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर भी आप लोग के एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। आप लोग हिंदी डाल दीजिए कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संधारित्र प्रेरण मोटर, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संधारित्र प्रेरण मोटर, ठीक, संधारित्र प्रेरण मोटर, ठीक, संधारित्र प्रेरण मोटर, ठीक। हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग। देखो, इसमें रोटर कैसा होगा, रोटर इसमें कैसा होगा, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर जैसा होगा, ठीक है ना। स्क्वायरल केज रोटर जैसा होगा। वाइंडिंग कैसे होगी, स्टार्टिंग व रनिंग, वाइंडिंग दो यहाँ पे रहेंगी, एक रहेगा स्टार्टिंग, एक रहेगा रनिंग, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। स्टार्टिंग व रनिंग वाइंडिंग दोनों के बीच 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। कितना होगा फेज डिफरेंस, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। और कैपेसिटर जो आपका लगा होगा, कैपेसिटर को स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, ठीक है ना। कैपेसिटर में करंट लीड करती है, जिससे पावर फैक्टर भी क्या होगा, लीड करता है। पावर फैक्टर लीडिंग होने पर दक्षता क्या होगी, उच्च होगी, ठीक है ना। पावर फैक्टर लीडिंग होने पर दक्षता क्या होगी, उच्च होगी, ठीक है ना। समझ में आया। कैपेसिटर इंडक्शन मोटर में क्या है, जो आपका रोटर कैसा यूज होगा, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर जैसा होगा। स्क्वायरल केज रोटर आपका यूज होगा। इसमें वाइंडिंग कौन कौन सी होगी, दो वाइंडिंग होगी, एक होगी स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक होगी रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग व रनिंग वाइंडिंग दोनों के बीच में कितना का फेज डिफरेंस होगा, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। और जो आपका कैपेसिटर लगा होगा वो कहाँ पे जुड़ा होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। कैपेसिटर में करंट क्या होती है, लीड करती है, जिससे पावर फैक्टर भी क्या आपका करता है, लीड करता है। और पावर फैक्टर लीडिंग होने पर दक्षता क्या होगी आपकी, उच्च होती है, ठीक है ना। फिर आपके जो कैपेसिटर इंडक्शन मोटर हैं 3 टाइप की होती है। इन तीनों टाइप को हम आपको अभी बताएंगे, उससे पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक।
आगे हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। कैपेसिटर इंडक्शन मोटर कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। जिसमें आपकी क्या सबसे पहली है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, दूसरा परमानेंट कैपेसिटर मोटर है, स्थायी कैपेसिटर मोटर है, दूसरा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है, ठीक है ना। तो सबसे पहली इसमें आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ठीक है ना। सबसे पहली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, और ये वाला फिगर बना लीजिए। यहाँ पे आप लोग रनिंग वाइंडिंग बना लीजिए, यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग बना लीजिए। स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ एक कैपेसिटर लगा दीजिए, और कैपेसिटर के ही श्रेणी क्रम में आप लोग क्या होगा एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ से आपका क्या होगा सप्लाई दी जाएगी, एसी सप्लाई दी जाएगी, ठीक है ना। 2 वाइंडिंग है इसमें, एक है रनिंग वाइंडिंग, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है, एक कैपेसिटर है और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। ये फिगर आप लोग बना लीजिए, तब इसके बारे में लिखवाते हैं थोड़ा बहुत आप लोग को। सबसे पहले फिगर बना लीजिए। देखो अभी मैंने बताया था जो आप केंद्रीय स्विच है आपका क्या है, आप केंद्रीय स्विच 75 से 80% गति प्राप्त करके क्या हो जाता है ऑफ हो जाता है। जब आपकी जो मोटर है 75 से 80% की गति प्राप्त कर लेगी तो आपका जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें कौन सा कैपेसिटर यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर यूज करते हैं, जिसका मान 60 माइक्रोफैराड से 120 माइक्रोफैराड तक होता है, ठीक है ना। और कैपेसिटर का जो स्टार्टिंग टार्क उच्च होता है, स्टार्टिंग टार्क रनिंग टार्क का 1.5 से 2 गुना होता है, ठीक है ना। इसमें जो आपका स्टार्टिंग टार्क रहेगा रनिंग टार्क से क्या होगा 1.5 से 2 गुना होगा, ठीक है ना। टार्क मतलब घुमाव, मतलब स्टार्टिंग में घुमाव ज़्यादा होगा, जब मोटर चलने लगेगी तो आराम से चलेगी, एक सेम स्पीड से चलेगी। और ये क्या है आपका फेजर डायग्राम है, ये मैंने स्टार्टिंग करंट लिया है और नीचे यहाँ पे रनिंग करंट ली है, बीच में या वोल्टेज लिया हुआ है, फिर ये आपकी यहाँ पे रिजल्टेंट करंट प्राप्त हुई है। ये वाला पॉइंट आप लोग लिख लीजिए और ये फिगर भी आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें स्टार्टिंग वाइंडिंग की तो वोल्टेज से क्या करती है 20 डिग्री लीड करती है। जो आपकी स्टार्टिंग करंट होती है वह वोल्टेज से 20 डिग्री लीड करती है, और जो आपकी रनिंग वाइंडिंग होती है वह वोल्टेज से 70 डिग्री लैग करती है। अगर हम 70 और 20 को मिलाएंगे तो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कितने डिग्री का अंतराल हो जाएगा 90 डिग्री का अंतराल हो जाएगा, ठीक है ना। और लोड में थोड़ा परिवर्तन होने पर इसे रनिंग टार्क द्वारा एडजस्ट कर लिया जाता है, ठीक। इसकी घूर्णन दिशा को परिवर्तन करने के लिए रनिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग के संयोजन की दिशा परिवर्तन करनी होती है, ठीक। उपयोग कहाँ पे होगा
बेल्ट से चलने वाले पंखे जो हैं आपका उसमें यूज होता है, वॉशिंग मशीन में यूज होता है, कंप्रेसर में यूज होता है, ड्रायर में यूज होता है, ब्लोवर आदि में यूज किया जाता है। ठीक है ना। कैपेसिटर मोटर का यूज कहाँ पे होता है? बेल्ट से चलने वाले पंखों में, वॉशिंग मशीन में, कंप्रेसर में, ड्रायर में और ब्लोअर में इसका यूज किया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा जो कैपेसिटर मोटर होती है उसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो आप लोग क्या बताओगे? बेल्ट से चलने वाले पंखों में हम उसका यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन में यूज करते हैं, कंप्रेसर में यूज करते हैं, ड्रायर में यूज करते हैं और ब्लोअर आदि में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको आप लोग। हाँ हाँ, जब जमा करना तब कर देना, कल आ जाना कल। ठीक। बंद करो। इसमें एक पॉइंट और रह गया है, जो ये आपका स्टार्टिंग टार्क होता है फुल लोड टार्क का 4 से 5 गुना होता है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। आगे हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, अस्थाई कैपेसिटर मोटर। ठीक है ना। परमानेंट कैपेसिटर मोटर इसको बोलते हैं, अस्थाई कैपेसिटर मोटर बोलते हैं। देखो इसमें कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा हुआ है, इसमें एक आपका संधारित्र लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, एक आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, एक रनिंग वाइंडिंग है और इस रनिंग वाइंडिंग में यहाँ पे हम क्या करेंगे? सप्लाई देंगे। ठीक है ना। यहाँ पे कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है क्या? नहीं। जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा हुआ है तो मोटर कितनी भी गति प्राप्त कर लेगी, सेंट्रीफ्यूगल स्विच बंद ही नहीं होगा, ऑफ ही नहीं होगा। सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ नहीं होगा तो कैपेसिटर क्या होगा? हमेशा यहाँ पे काम करता रहेगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट या अस्थाई कैपेसिटर मोटर बोलते हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें अस्थाई कैपेसिटर मोटर की, तब इसमें क्या होता है? इसमें अपकेंद्री स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता है। अभी मैंने बताया ना, अपकेंद्री स्विच का इसमें प्रयोग है क्या? नहीं है। ठीक। यह पेपर ऑयल फील्ड प्रकार का कैपेसिटर प्रयोग में लिया जाता है। इसमें कौन सा कैपेसिटर यूज होता है? पेपर ऑयल कैपेसिटर का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। और जो आपका कैपेसिटर का मान होता है 2.5 माइक्रोफैराड से 5 माइक्रोफैराड तक होता है। और इस मोटर का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ प्रारंभिक बलागुण अधिक आवश्यक नहीं हो। ठीक है ना। जहाँ जैसे मेज व छत के पंखों में, आर्क वेल्डिंग में, इंडक्शन रेगुलेटर में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। कैपेसिटर मोटर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? देखो आप लोग जो सीलिंग फैन आप लोग के घर में होगा, वहाँ पे एक आप लोग देखे होंगे ना, एक कंडेंसर लगा होता है, एक कैपेसिटर लगा होता है जो परमानेंट आप लोग का उसमें लगा होता है। तो आपका जो सीलिंग फैन है उसमें कौन सी मोटर यूज होती है? आपकी परमानेंट कैपेसिटर मोटर यूज होती है। ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्या? संधारित्र
मोटर, ठीक है ना, परमानेंट संधारित्र मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, उसके बारे में आप लोग लिख लीजिए और फिगर को भी बना लीजिए, ठीक है ना, फिगर को भी बना लीजिए और एक पॉइंट लिख लीजिए। इसके बाद हम और भी बताते हैं और इसके आगे क्या यूज वगैरह हैं, आगे और पॉइंट होगा उसको भी लिखवा देंगे। फिलहाल इतना आप लोग पहले लिख लीजिए। इसको आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हो तो इसको वीडियो रोक के आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे और भी पॉइंट है, इसको लिखवा दें हम। कहाँ पे यूज हो रहा था? मेज व छत के पंखों में, आर्क बिल्डिंग में, इंडक्शन रेगुलेटर में इसका प्रयोग होता है और इसकी भी घूर्णन दिशा क्या होगी? परिवर्तित की जा सकती है। स्टार्टिंग या रनिंग वाइंडिंग किसी एक के कनेक्शन की दिशा को परिवर्तित करके, ठीक है ना। इसमें स्टार्टिंग टॉर्क रनिंग टॉर्क लगभग समान ही होता है। आगे आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है ना। कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर, मतलब एक कैपेसिटर स्टार्टिंग में मदद करेगा और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग के बाद अलग हो जाएगा, और एक कैपेसिटर परमानेंट उसमें लगा रहेगा जो रनिंग में हेल्प करेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे हैं ना, C1 और C2, और इस C1 के साथ एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी जोड़ दी गई है, और एक यहाँ पे कैपेसिटर है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है और एक क्या है, रनिंग वाइंडिंग है। यहाँ पे हमने क्या करके रखा है, AC सप्लाई दी है। अगर बात करें C1 के पहले कैपेसिटर की, तो 10 माइक्रोफैराड से 20 माइक्रोफैराड तक इसका मान होता है। C2 का 2 से 2.5 माइक्रोफैराड तक होता है। प्रारंभ में टॉर्क क्या होगा? प्रारंभ में टॉर्क C1 प्लस C2 दोनों काम करेंगे ना, के कारण उच्च होगा। बाद में रनिंग टॉर्क C2 के साथ होगा, ठीक है ना। तो फिलहाल आप लोग ये फिगर अच्छे से बना लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए। जो आपकी अपकेंद्रित स्विच है यह 75 से 80% की गति जब प्राप्त हो जाती है तब क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ये फिगर बना लीजिए और इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर इसके बारे में आगे हम आप लोग को बताते हैं।
हाँ चलिए। हाँ ये फिगर आप लोग का आई थिंक बन गया होगा। इसके आगे आप लोग को बताते हैं, ठीक है ना। देखो इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग है, दो आपका इसमें कैपिटल लगा हुआ है, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है और एक रनिंग वाइंडिंग लगी हुई है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में ये जो दोनों कैपेसिटर हैं, इन दोनों कैपेसिटर का यूज होगा जब एक बार आपकी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो आपका पहला कैपेसिटर है जो कि आपके सेंट्रीफ्यूगल स्विच के माध्यम से जुड़ा हुआ है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होती है जब आपकी मोटर 75 से 80% की गति प्राप्त हो जाती है तो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होता है, ऑफ हो जाता है ना। सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होता है, ऑफ हो जाता है, जिससे क्या होगा आपका C1 जो आपका पहला कैपेसिटर है वह भी क्या होगा, ऑफ हो जाता है, ठीक है ना। देखो इसमें जो आपकी स्टार्टिंग टार्क है रनिंग टार्क से 3 से 3.5 गुना होता है। ऐसा क्यों, क्या रीजन है, क्योंकि जो आपकी स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या है, दो कैपेसिटर यूज हो रहे हैं ना। इसमें स्टार्टिंग में क्या है, दो कैपेसिटर यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए आपका जो स्टार्टिंग टार्क है 3 से 3.5 गुना होता है। यदि लोड 25% तक बढ़ भी जाए तो यह समायोजित कर लेती है, मतलब इसके स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसकी दक्षता क्या होती है, उच्च होती है और इनका उपयोग उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के साथ साथ लोड परिवर्तन होने की स्थिति में रनिंग टॉर्क भी क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है ना। और इनका उपयोग कहाँ होता है, रेफ्रिजरेटर में, एसी तथा कंप्रेसर में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, रेफ्रिजरेटर, एसी तथा कंप्रेसर में यहाँ इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग के किसी एक की कनेक्शन की दिशा क्या होगी, अगर हम बदल दें तो इसकी घूर्णन की दिशा क्या होती है, बदल जाती है, ठीक है ना। अगर हमको इसके घूर्णन की दिशा को परिवर्तित करना है तो हमको कनेक्शन किसका चेंज करना है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का और रनिंग वाइंडिंग का, ठीक है ना। स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग का हम क्या करेंगे, कनेक्शन चेंज कर देंगे तो क्या होगा, इसका क्या होगा, इसकी जो रोटेशन होगी, रोटेशन की दिशा होगी वह परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है ना। इसको आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम आप लोग को सैडेड पोल, जो आपकी सैडेड पोल मोटर है उसके बारे में बताएंगे। इसको फटाक से लिख लीजिए आप लोग जल्दी से। जो कैपेसिटर मोटर है, कैपेसिटर के तीनों टाइप्स मैंने आप लोग को बता दिया, तीनों टाइप्स आपको मैंने पढ़ा दिया, इसको आप लोग लिख लीजिए। उसके बारे में हम आपको फिर सैडेड पोल मोटर के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। सैडेड पोल मोटर क्या होती है, छायांकित मोटर क्या होती है, फिर उसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है ना। फिर हाल इसको आप लोग लिख लीजिए, जो आप 7-8 पॉइंट है। लिख लीजिए इसको आप लोग। एक, दो, तीन, चार, 5, 6 पॉइंट है, इन 6 पॉइंट का लिख लो। फिर उसके बाद आगे हेडिंग डाल दीजिएगा, सैडेड पोल मोटर, छायांकित मोटर क्या होती है उसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे। सैडेड पोल मोटर क्या होती है,
ठीक। शेडेड पोल मोटर, छायांकित मोटर के बारे में। उससे पहले आप लोग इन सारे पॉइंट को लिख लीजिए। सिंगल फेज मोटर जो है आप लोग का बहुत ही बिग चैप्टर है, ठीक है ना। तो आज जो कैपेसिटर से संबंधित जितनी भी मोटर थी उसके बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया, उसके एप्लीकेशन के बारे में बताया कि जो कैपेसिटर इंडक्शन मोटर होती हैं उनका यूज कहाँ पे किया जाता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। कल हम आप लोग को फिर से कुछ सिंगल फेज मोटर के बारे में बता देंगे। फिर हाल आप लोग आज जितना पढ़ाया गया है उसको आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसको टाइम टाइम पे रिवाइज करते रहिएगा। आप लोग का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो आप लोग अब रेगुलर पढ़ते भी रहिए, क्योंकि 2-3 महीने आप लोग का एग्ज़ाम रह गया है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोग रेगुलर क्लास जो भी पढ़ाई जा रही है उसको करते रहिए। और क्वेश्चन आगे आने वाले समय में हम लोग जो आपके जैसे क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में आते हैं उसको भी पढ़ाने वाले हैं, उसको भी बताने वाले हैं। और कॉलेज में आप लोग आ जाइए, यहाँ पे कंप्यूटर लैब है, यहाँ पे आप लोग को हम प्रैक्टिस भी करा देंगे। क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है वो कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आप लोग को तो पता ही होगा कि आप लोग का सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में आप लोग एग्ज़ाम दिए हो। तो अगर आप लोग को फिर से पिछली बार की तरह अगर आना है, यहाँ पे टेस्टिंग करना है, तो आप लोग यहाँ पे आके मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।